ऑडियो सीरीज यूट्यूब वीडियो। जज साहब। लेखक डॉक्टर नरेंद्र नाथ गुप्ता। एपिसोड 19। तो उनका बचपन इसी तहखाने की धूल में खत्म हो जाएगा। अब आप खुद सोच लीजिए, एक मां के रूप में आपके लिए क्या सही है? क्या आप अपने बच्चों की आजादी के लिए ये सोने का पिंजरा स्वीकार करेंगी? अर्चना एक मां थी। चक्रेश ने ठीक उसकी उसी कमजोरी पर, उसके बच्चों की आजादी पर सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल वार किया था। अर्चना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कमरे में बिछे मखमली गद्दे को देखा और फिर चक्रेश की बातों को तौला। चक्रेश उसे मार नहीं रहा था, उसे भूखा नहीं रख रहा था। वो उसे हर सुख सुविधा दे रहा था और बदले में वो उसके बच्चों को उस भयानक खौफ से आजाद रखने का वादा कर रहा था। अर्चना का दिल एक अजीब सी कश्मकश में फंस गया। उसे लगा कि शायद अपने बच्चों की आजादी और सलामती के लिए उसका इस आरामदायक तहखाने में छुपे रहना ही सही है। वह चक्रेश के इस मीठे चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुकी थी। अर्चना अपने आंसू पोंछते हुए हार मानकर कहती है, ठीक है चक्रेश, अगर मेरे बच्चे ऊपर सुरक्षित और आजाद रहेंगे, अगर तुम उन पर कभी कोई आंच नहीं आने दोगे, तो मैं ये सजा काटने को तैयार हूं। मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं यहां से बाहर जाने की कोई कोशिश नहीं करूंगी। बस मेरे बच्चों को कभी कोई तकलीफ मत होने देना। चक्रेश के चेहरे पर एक बहुत ही शालीन और विजयी मुस्कान आ जाती है। वह सिर झुकाकर अर्चना को नमन करता है। चक्रेश कहता है, आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा अर्चना जी। सुमेर सिंह आपकी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। चक्रेश पलटता है और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ जाता है। ऊपर आते ही उसके चेहरे की वो नरमी गायब हो जाती है और एक खौफनाक मास्टरमाइंड का चेहरा वापस आ जाता है। उसने अर्चना को एक ऐसा मीठा जहर दे दिया था जिसे पीकर वो खुद अपनी मर्जी से अगले कई सालों तक उस तहखाने में रहने को तैयार हो गई थी। चक्रेश अपने बेडरूम में जाता है। वो एक बहुत ही शानदार, महंगा और गहरे भूरे रंग का सूट पहनता है। वह शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी टाई ठीक करता है। चक्रेश शीशे में खुद को देखते हुए फुसफुसाता है, कोठी के अंदर का खेल तो मैंने सेट कर दिया है। अर्चना खुशी खुशी बेसमेंट में रहने को तैयार है और बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। लेकिन दुनिया को, उस ट्रस्ट को और सबसे बढ़कर पुलिस को ये यकीन दिलाना होगा कि अर्चना सच में भाग गई है, लापता हो गई है। इसके लिए मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। एक दुखी और परेशान पति का नाटक करना होगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। पुलिस बहुत सवाल पूछेगी। मुझे सिस्टम के अंदर एक ऐसा मोहरा चाहिए जो मेरे हर झूठ को सच साबित कर सके। एक बिकाऊ पुलिस वाला जो मेरी ढाल बन सके। चक्रेश अपनी महंगी कार की चाबी उठाता है। वह सुमेर सिंह को बुलाता है। चक्रेश सुमेर सिंह को सख्त हिदायत देते हुए कहता है, सुमेर, अर्चना जी की इज्जत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उनका खाना वक्त पर पहुंच जाना चाहिए। वो मेरी कैदी जरूर है, लेकिन उनके साथ बर्ताव एक मालकिन जैसा ही होना चाहिए। बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें उस तरफ मत जाने देना। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। सुमेर सिंह सिर झुकाकर हुक्म मानता है। चक्रेश अपनी चमचमाती कार में बैठता है और जुहू पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। जुहू पुलिस स्टेशन शहर के सबसे व्यस्त, सबसे पुराने और सबसे बदनाम थानों में से एक। यहां हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। स्टेशन के अंदर की दीवारें पुरानी पड़ चुकी हैं। दीवारों का पीला रंग जगह जगह से उखड़ रहा है। हर तरफ फाइलों के बड़े बड़े ढेर लगे हैं। छत पर एक पुराना पंखा बहुत तेज और खड़खड़ आवाज करता हुआ घूम रहा है। थाने की हवा में सस्ती सिगरेट, पसीने, चाय और सीलन की मिली जुली एक अजीब सी बदबू है। फर्श के एक कोने में कुछ मुजरिम हथकड़ियों में बंधे जमीन पर बैठे हैं और हवलदार अपनी अपनी मेज पर काम कर रहे हैं। चक्रेश पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होता है। उसकी महंगी कार, उसके शानदार कपड़े और उसकी चाल को देखकर वहां मौजूद सिपाही और हवलदार थोड़े सतर्क हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ा और रसूखदार आदमी आया है। चक्रेश थाने के दरवाजे से अंदर आते ही अपने चेहरे के भाव बदल लेता है।
वो बिल्कुल एक परेशान, घबराए हुए और दुखी इंसान की तरह एक्टिंग कर रहा है। उसके चेहरे पर झूठी चिंता और माथे पर पसीने की कुछ बूंदें साफ नजर आ रही हैं। चक्रेश ड्यूटी पर बैठे हवलदार के पास जाता है और बहुत ही भारी, कांपती हुई आवाज में कहता है, मुझे मुझे एक बहुत जरूरी कंप्लेंट शिकायत दर्ज करवानी है। मेरी पत्नी अर्चना सेठिया कल रात से घर पर नहीं है। वो कहीं गायब हो गई है। मैंने हर जगह तलाश कर लिया, रिश्तेदारों से पूछ लिया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं है। मैं बहुत परेशान हूं। हवलदार अर्चना सेठिया का नाम सुनकर बुरी तरह चौंक जाता है। उसके हाथ से पेन छूट जाता है। पूरा जुहू पुलिस स्टेशन, बल्कि पूरा शहर जानता है कि अर्चना सेठिया शहर के सबसे बड़े उद्योगपति स्वर्गीय कैलाश सेठिया की पत्नी है। ये कोई मामूली गुमशुदगी का मामला नहीं था। ये एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। हवलदार जल्दी से अपनी कुर्सी से उठता है और बहुत ही अदब से पूछता है, अर्चना सेठिया? सेठिया ग्रुप वाली? साहब, ये तो बहुत बड़ा मामला है। पर आप उनके क्या लगते हैं? चक्रेश एक गहरी सांस लेते हुए रुमाल से अपना चेहरा पोंछते हुए कहता है, मैं उनका कानूनी पति हूं। कैलाश जी के गुजर जाने के बाद अर्चना बहुत अकेली और टूट गई थी। मैं उनका लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार था। इसलिए हमने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ दिन पहले ही सादगी से कोर्ट मैरिज की है। लेकिन कल रात वो अचानक घर से बिना कुछ बताए चली गई। मुझे डर है कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो, या वो किसी डिप्रेशन में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। हवलदार तुरंत एक सिपाही को आवाज लगाता है और हड़बड़ाहट में कहता है, अरे रमेश साहब को तुरंत अंदर इंस्पेक्टर साहब के केबिन में लेकर जाओ। ये बहुत वीआईपी केस है। साहब, आप अंदर चलिए, इंस्पेक्टर साहब खुद आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। सिपाही चक्रेश को सम्मान के साथ पुलिस स्टेशन के अंदरूनी हिस्से में ले जाता है। वहां लकड़ी का एक बड़ा सा केबिन है, जिसके दरवाजे पर एक पीतल की चमकती हुई नेम प्लेट लगी है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विनोद ठाकुर। सिपाही दरवाजा खोलता है और चक्रेश अंदर कदम रखता है। जैसे ही चक्रेश उस केबिन के अंदर जाता है, उसका दिल एक पल के लिए धक से रह जाता है। सामने कुर्सी पर जो आदमी बैठा है, उसे देखकर चक्रेश की सारी एक्टिंग, उसकी सारी चालाकी एक पल के लिए धरी की धरी रह जाती है। कुर्सी पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस